वेलकम स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का पाठ है परमाणु एवं अणु, उसके नोट्स देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ में दे रखे थे दार्शनिक मत, वो देखते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक मत देखते हैं। तो परमाणु को लगातार विभाजित किया जाए, ठीक है, तो प्राप्त सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा। यानी यहाँ पर परमाणु नहीं आएगा, यहाँ आएगा पदार्थ। ठीक है, पहली बात आएगा पदार्थ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है। यानी पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए, कोई भी पदार्थ है तो छोटे 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 कण हो जाएंगे, एक टाइम के बाद इसे विभाजित नहीं कर सकते। तो जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परमाणु। ये किसने कहा था? ये भारतीय दार्शनिक कणाद थे और ग्रीक दार्शनिक थे दो, डेमोक्रिटस और लियोसिपस, इनके विचार थे। ठीक है, इसके बाद एक और थे दार्शनिक पकुदा कात्यायन, भारतीय थे। उनका विचार था परमाणु के कण संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जिससे पदार्थ के विभिन्न रूप बनते हैं। यानी पर पदार्थ के जो परमाणु के कण है संयुक्त है ना, जुड़े हुए पाए जाते हैं एक साथ, और जब जुड़कर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। ऐसा किसका मानना था? पकुदा कात्यायन का। जबकि तोड़ते जाए तो एक टाइम के बाद टूटेंगे नहीं, जिसे परमाणु कहेंगे। वे विचार थे डेमोक्रिटस, लियोसिपस, और सबसे पहले दिया था भारतीय दार्शनिक कणाद ने ये चीज़, ये मत। ठीक है, अगला है साइंटिस्ट की रुचि थी कि जो तत्व है वो किस प्रकार क्रिया करते हैं और कैसे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसके आधार पर रासायनिक संयोजन के नियम दिए गए। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये लेवाजिए ने दिया था। और ये नियम कहता था रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे यानी कहने का मतलब हुआ इसे न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है कि दो पदार्थ है ए और बी, क्रिया करके कुछ भी बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं, X या Y बना रहे हैं, तो जो नए पदार्थ बन रहे हैं इनका द्रव्यमान कितना था, इनका द्रव्यमान कितना था, ये बराबर रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। यही था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे एक उदाहरण लें यहाँ पर कि जलीय सोडियम क्लोराइड की क्रिया जलीय सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद पीपीटी और जलीय नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ अभिकारकों उत्पादों की मात्रा या द्रव्यमान बराबर रहते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड है जलीय, उसके अंदर हमने ये मिलाया है AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बनेगा, वाइट पदार्थ बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और फिर जो जलीय विलयन भी रहेगा वो NaNO3 का रहेगा, सोडियम नाइट्रेट का। तो ये दोनों जितनी इनकी मात्रा लेंगे, जब इनकी लेंगे, पहले इनकी दोनों की तोल कर क्रिया कराएंगे, फिर ये दोनों बनेंगे, इनको तोल लेंगे तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। अगर होंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम अभिक्रिया पालन करती है, नहीं हो रहा तो नहीं करती। क्या हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है? दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में, यानी सैंपल में, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि या किसी से स्रोत से प्राप्त करें। कहने का मतलब है कोई भी कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है ना, जैसे कि जल है या कोई अमोनिया है, कोई भी है, अगर वो शुद्ध है, प्योर है, तो उसके अंदर एलिमेंट पाए जाएंगे। जैसे जल में क्या पाए जाते हैं? एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है जल में सदैव होने हमेशा एक निश्चित रहेगा, और वो कितना रहेगा? 1:8 रहेगा। यानी 1 भाग हाइड्रोजन का रहेगा और 8 भाग ऑक्सीजन के रहेंगे। चाहे जल को किसी स्रोत से, जल स्रोत से ले, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, 1:8 रहेगा। ठीक है, अगला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस नियम के कुछ कथन थे, जो अभी 2 नियम ऊपर पढ़े हमने। ठीक है, उसके और रासायनिक संयोजन के कुछ और नियम, ये जो आप 11th में पढ़ेंगे, उन नियमों के आधार पर जो कथन थे उन सबको जोड़कर डाल्टन का सिद्धांत बनता है। ठीक है ना, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी जितना भी पदार्थ है वो परमाणु से बनता है, और परमाणु क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट होते हैं नहीं उत्पन्न। ये कितन किसका था? लेवाजिए का, और सेमी डाल्टन का आ गया। यानी अविभाज्य ना और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। सूक्ष्मतम यानी बहुत छोटा कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट होते हैं नहीं उत्पन्न होते हैं। भाग तो लेते हैं लेकिन नष्ट या उत्पन्न नहीं होते। एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। एक ही तत्व है, उसके सारे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जितने परमाणु है, एटम्स है, 100 है, 150 है, जितने, वो सारे एक जैसे होंगे। जबकि अलग अलग तत्व है, यानी एक ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के सारे सेम है, हाइड्रोजन के सारे सेम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं परमाणु। ठीक है,
अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में क्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। अगला है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे अमोनिया में N और H है, वो 14:3 होता है। जल के अंदर H2O में भी बताया था, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 1:8 होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, 8, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यह था डाल्टन का सिद्धांत। अब बात करते हैं परमाणु क्या है। जिस प्रकार किसी दीवार की रचनात्मक इकाई ईंटें हैं, क्योंकि वो ईंटों से बनी है, ठीक इसी प्रकार परमाणु पदार्थों की रचनात्मक इकाई। रचनात्मक इकाई है ना, जिससे कि किसी चीज़ की रचना हो, वो रचनात्मक इकाई होती है। जैसे कोई दीवार है तो ईंटों या पत्थरों से बनी है, तो उसकी रचनात्मक इकाई क्या है, ईंट है, पत्थर है। इसी प्रकार पदार्थ है, वो परमाणुओं से बना है, तो ये क्या है, एक सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई है, ठीक है। सूक्ष्मतम है, सबसे छोटी है, अविभाज्य है, और इसकी एक रचनात्मक इकाई है जो पदार्थ का निर्माण करती है। इसके बाद है परमाणु का साइज है, वो क्या होता है, तो परमाणु काफ़ी छोटा होता है, इतना छोटा कि लाखों परमाणुओं को एक दूसरे के ऊपर रखे तो प्राप्त शीट कागज इतनी पतली होगी ना। परमाणु है, एक परमाणु, दो परमाणु, लाखों रखे ना, तो जो इतने छोटे हैं, जब ये रखने के बाद एक शीट बनेगी इनकी, तो वो कितनी पतली होगी, कागज़ की जितनी पतली होगी। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में नापते हैं। 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर पता है कितना होता है, 1 मीटर, उसमें होते हैं 10⁹ नैनोमीटर, यानी 10 के 9 जीरो लगा दो, तब जाकर इतने नैनोमीटर होंगे, तब 1 मीटर होगा। और 10⁻⁹ मीटर होते हैं, उसमें 1 नैनोमीटर होता है। 10⁹ का अर्थ क्या हुआ कि एक के अंदर इधर जीरो लगाओ, दशमलव लगाओ, ठीक है ना, इस साइड 9 जीरो लगाओ, फिर दशमलव लगाओ, इतना 1 नैनोमीटर होता है। और 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो नैनोमीटर में परमाणु को नापते हैं। जैसे कुछ परमाणुओं की त्रिज्या होती है, हाइड्रोजन है 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है, यानी 10 के इधर, 10 के अंदर कितनों का भाग दे, 10, उसके आगे जीरो लगे हुए 9 10, उसका भाग दे। जल के अणु 10⁻⁻9 मीटर, हीमोग्लोबिन अणु जो खून में पाया जाता है, ठीक है, 10⁻⁻8 मीटर, और रेत के कण होते हैं 10⁻⁻4 मीटर के होते हैं। अब परमाणु इतने छोटे हैं, तो इनके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, तो ये आंखों से दिखाई नहीं देते, फिर भी इनके अध्ययन की आवश्यकता है, क्यों है, क्योंकि रासायनिक क्रिया होती है, उनको समझने के लिए, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको समझने के लिए, परमाणु और उनके बंधनों पर आधारित है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। नए पदार्थों का निर्माण, दवाइयाँ, प्लास्टिक, जितने पदार्थ बनते हैं, तो वो सब परमाणु पर आधारित होते हैं। परमाणु स्तर की जानकारी चाहिए। अगला है ऊर्जा का स्रोत। परमाणु ऊर्जा जो आज बिजली उत्पादन और अंतरिक्ष अनुसंधान में काम आती है, परमाणु संरचना को समझे बिना संभव नहीं है। जीवन की प्रक्रिया, शरीर की हर कोशिका में होने वाली प्रक्रिया, जैसे श्वसन, प्रोटीन, परमाणु और अणुओं की प्रतिक्रिया पर, यानी क्रिया पर आधारित है। इसलिए भी हमें परमाणु समझना जरूरी है। भविष्य की तकनीक है, जितनी नैनो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, दवाओं की टारगेट डिलीवरी जैसी तकनीकें हैं, परमाणु और अणु के आधार पर आधारित है। कोई भी नई दवा बनती है तो उसकी जो रिसर्च होती है ना, एक छोटा सा उस दवा का परमाणु किसी वायरस पर कैसे काम करता है, ठीक है ना, तो उस पर एकदम परमाणु से होती है, एक परमाणु कितना, दो परमाणु कितना, इस तरह होती है, दवाएं बनती है, ठीक है। तो इसलिए परमाणु की जानकारी आवश्यक है। अब है तत्वों के प्रतीक। सर्वप्रथम डाल्टन ने तत्वों के प्रतीक दिए। प्रतीक तत्व की एक निश्चित मात्रा अर्थात परमाणु को दर्शाते थे। फिर बर्जिलियस ने दिए, जो तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों पर आधारित थे। उसके बाद IPSC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है केमिस्ट्री की, रसायन की। क्या क्या करती है, यह बताती है कि इस तत्व का नाम क्या होगा, उसके सिंबल प्रतीक क्या होंगे, उनकी मात्रक क्या होंगे उनके, ये सब कौन बताती है, IUPAC बताती है। IUPAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है कुछ तत्व के प्रतीक एक अक्षर के होते हैं, जैसे बोरोन का बी बड़ा आएगा, छोटा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। कार्बन का C, नाइट्रोजन का कैपिटल N, ऑक्सीजन का O, यूरेनियम का U, पोटेशियम का K, सल्फर का S, फ्लोरीन का F। तो ये प्रतीक आप ध्यान रखिए, आयोडीन का I, ठीक है ना। ऐसे कुछ तत्वों के प्रतीक है वो दो अक्षरों के प्रतीक होते हैं। पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर होता है, जबकि दूसरा होता है छोटा, और दोनों जुड़े हुए होते हैं, ऐसे नहीं है कि दूर दूर होते हैं, ठीक है। पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है प्रतीक का, ये अब हमने देखे जितने पहले ABCD के थे, ठीक है ना। अब कुछ के प्रतीक दो अक्षर के होते हैं, पहला पहले ABCD का, दूसरा दूसरी ABCD का, और दोनों जुड़े, जैसे एल्यूमिनियम A और L, ऐसे नहीं लिखना, इसको पास में लिखना है, एल्यूमिनियम। ये ऑर्गन, अक्रिय गैस, बेरियम Ba, ब्रोमीन Br, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, वो छोटा है यहाँ पर, और इसके एकदम जुड़ा हुआ है पास में।
कॉपर Cu, स्वर्ण Au, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, नियोन, ये भी एक नोबेल गैस है जो सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करती, नियोन, ठीक है। सिलिकॉन Si, चांदी या सिल्वर Ag, सोडियम Na, जिंक Zn। नोट कॉपर का नाम साइप्रस सर्वप्रथम पाए जाने वाले क्षेत्र से लिया गया है। सोना पीले रंग से लिया गया है नाम। कुछ लैटिन जर्मन या ग्रीक से भी नाम लिए गए हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का प्रतीक एस होना चाहिए, लेकिन क्या है Na है होता है। Na एक लैटिन नाम है, लैटिन या जर्मन जो भी नाम है आप कर लीजिए, इन तीनों में से नाम है जो भी है, आपको कोई नहीं पूछेगा किस भाषा का है। Na नेट्रियम से। पोटेशियम कैलियम से लिया गया है के, वरना पोटेशियम का पी होना चाहिए था संकेत, ठीक है। आयरन, आयरन का संकेत आई से होना चाहिए था, आई का आयोडीन से, Ai से होता नहीं हुआ, Fe से, Fe का अर्थ होता है फेरम से, कुछ लैटिन भाषा होती है वहाँ से ये लिए गए। और याद रखिए प्रत्येक तत्व का नाम अद्वितीय एक ही होगा। कहने का मतलब हुआ आयरन का Fe नाम है ना, तो ये Fe ऐसा प्रतीक सिर्फ आयरन का होगा, ऐसा नहीं है कि किसी और का हो गया। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का पी प्रतीक नहीं है, पी किसका है, फास्फोरस का है, तो उसको पी दे दिया तो पोटेशियम को पी नहीं, फिर इसको के दिया, ठीक है। तो सबके नाम प्रतीक अलग अलग होते हैं, सबके एक ही होते हैं, दोबारा वो अक्सर यूज में नहीं लिया जाता तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज किया जाता है। जैसे भी यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जैसे बेरियम का बी है, इसको Ba दे दिया, ब्रोमीन को Br दे दिया, ठीक है। तो एक जैसे शुरू होने वाले में भी थोड़ा बहुत अंतर रखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या है। किसी तत्व का एक परमाणु कितना भारी है ये बताने के लिए हम परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु काफ़ी छोटा होता है कि उसे सीधे ग्राम या किलोग्राम में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है 1 किलो का बाट लाएंगे और तोल लेंगे। परमाणु छोटा होता है, इसलिए इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई यूनिट बनाई तोलने की, उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको AMU कहते थे, फिर इसको सिर्फ यू कहने लगे। यू का अर्थ होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। परिभाषा क्या होती है, किसी तत्व की एक परमाणु का द्रव्यमान जिसे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग की तुलना में निकाला जाता है, उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी एक यू का अर्थ होता है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग। कार्बन होता है कार्बन, ठीक है, उसके समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो कार्बन 12 है, उसका जितना द्रव्यमान होता है उसका 1/12वें भाग, मान लो 12 ग्राम है, मान लिया एक बार के लिए, मान लिया 12 ग्राम है, तो 1/12वें का अर्थ होता है इसके अंदर 12 का भाग लग गया। तो 12 के अंदर 12 का भाग लगा, जो वैल्यू आई ना वो 1 U होगी। मान लो चॉइस है कि कितना भी हो, उसका जो 1/12 है ना, जितनी उसकी द्रव्यमान है कार्बन 12 का, उसमें 12 का भाग लगेगा, 10 में आएंगे वो होगा क्या है, 1 U कहलाएगा, ठीक है। और इसके आधार पर अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान निकाला। हाइड्रोजन सबसे हल्की है, इसका जब कार्बन 12 से निकाला तो लगभग 1 आया, 1 U। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 U प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन है उसका 16 U प्राप्त हुआ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का 1 U, कार्बन का 12 U। वो कार्बन 12 था, ठीक है ना, यह सिर्फ कार्बन है, सभी कार्बन के लिए आइडियल है। वो कार्बन 12 का द्रव्यमान था, उसका 1/12वें भाग से इसकी परिभाषा आई है यू की, यूनिफाइड मास की। ये दोनों अलग अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऑक्सीजन का 16 U बता दिया। अन्य कुछ तत्व हैं जैसे हीलियम का 4 यूनिफाइड मास, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, आपको याद करने पड़ेंगे। फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, साथ में मैं संकेत भी बता रहा हूँ, Ca कैल्शियम 40, आयरन एंड लोहा फेरम का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, सिल्वर चांदी का 108, आयोडीन का 127, बेरियम का 137, Au का 197, Hg पारा का 201 और लेड 207। तो इनसे जो कंपाउंड बनेंगे जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे ना, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये काम आएंगे। तो ये सबसे पहले आपको प्रतीक और इनके परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। अब है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु है वो स्वतंत्र रहने की बजाय अणु या आयन बनाते हैं जो जुड़कर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। हम पदार्थ को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसमें विभिन्न परमाणु जुड़े रहते हैं, अकेला परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब बात करते हैं अणु की। यह पदार्थ का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने वाला सूक्ष्म रूप है, जिसका निर्माण 2 या अधिक परमाणु आपस में आकर्षण बल बंधन द्वारा करते हैं। यानी एक परमाणु ए है, मान लो एक इतना सा परमाणु है, एक परमाणु ये दोनों जब पास आते हैं जुड़ते हैं, ठीक है। जब तो ये 2 हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, फिर एक और जुड़ जाता है, तो ऐसे कई परमाणु जुड़ते हैं।
तो जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है, वो इनका आकर्षण बल है, दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे रासायनिक बंध भी कहते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, जिससे अणु बनता है, और अणु और परमाणु अंतर ये स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है, परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, अणु बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, जबकि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसका, वो अकेला स्वतंत्र नहीं रह सकता, जुड़ कर रहेगा, जबकि ये अणु है सबसे पदार्थ का छोटा कण है जो स्वतंत्र रह सकता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। तत्वों के अणु परमाणु संख्या के आधार पर एक परमाणु यानी कितने परमाणु से बने हैं वो तत्वों के अणु एक परमाणु द्विपरमाणु कहलाते हैं। एक परमाणु क्या ना, एक परमाणु से बने हुए तत्व के अणु है वो एक परमाणु कहलाएंगे। जैसे अधिकांश धातुएं होती है, सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो एक परमाणु होती है। कुछ अधातुएं होती है जैसे हीलियम है, ऑर्गन है, जबकि अन्य अधातुएं द्विपरमाणु होती है। जैसे एक परमाणु का अर्थ अकेला परमाणु, जैसे सोडियम अकेला होगा जब भी हम लिखेंगे। ठीक है, क्रिया करके फिर अलग दो बना लेगा। ऑक्सीजन किस रूप में पाई जाती है, O2 के रूप में पाई जाती है, ये द्विपरमाणु है। हाइड्रोजन गैस है वो H2 के रूप में पाई जाती है, ये भी द्विपरमाणु है। नाइट्रोजन गैस है N2 के रूप में पाई जाती है, Cl2 है गैस, ये भी द्विपरमाणु के रूप में पाई जाती है। जबकि त्रिपरमाणु कौन होती है, ओजोन गैस होती है, जो यूवी लाइट से हमारे पर्यावरण को बचाती है, वो त्रिपरमाणु होती है। चतुर्परमाणु कौन होता है, फास्फोरस अणु होता है। इसके अलावा बहुपरमाणु कौन होता है, सल्फर होता है, S8 के रूप में पाया जाता है। इसकी रिंग नुमा संरचना होती है, बेन भिंटी जैसी संरचना सल्फर की होती है। 10वीं क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरह परमाणुकता आती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीनों आपको ध्यान रखना है किसकी परमाणुकता क्या है। इसके बाद है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मैंने बता दिया, यानी कि परिभाषा भी याद कर लीजिए। कहने का मतलब हुआ किसी अणु की संरचना में, यानी कोई अणु बन रहा है उसमें कितने परमाणु लगे उसकी परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, कितने परमाणु लगे वो परमाणु की संख्या क्या, परमाणुकता। अब यौगिकों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिकों के अणु बनाते हैं। यानी अलग अलग परमाणु है वो निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, ऐसे नहीं है कितने मिला दिए, तो उससे क्या है, कंपाउंड या यौगिक बनते हैं। जैसे जल है, उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:8 में होते हैं, ये बार बार आएगा। ठीक है, नहीं लाइन याद रखिए। इसमें और भी आपकी किताब में एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, इसमें कार्बन ऑक्सीजन 3:8 के रूप में होते हैं। ठीक है, यानी 3 भाग कार्बन के होंगे तो 8 भाग ऑक्सीजन के होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये 3:8 कैसे आया, तो जो इनका परमाणु द्रव्यमान है, जैसे एक कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32। अब इनको सरल कर लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 12, 8 चौक 32, 3:8 आ गया है ना। परमाणु द्रव्यमान से हमने इनको निकाला है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 32 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। फिर 3:8। अब इनको और किसी संख्या से काट नहीं सकते, तो ये 3:8 हो गए। इसी तरह जल का निकलेगा। अब है आयन। आयन वह कण होता है जिस पर विद्युत आवेश आ जाता है, यानी कोई परमाणु या अणु जब इलेक्ट्रॉन खो देता है या प्राप्त कर लेता है तब वह आयन बन जाता है। यानी कोई भी परमाणु आयन जब भी इलेक्ट्रॉन खोएगा या पाएगा तब वह आयन कहलाएगा। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, धनायन यानी कैटायन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तब उस पर धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब उसको कैटायन कहते हैं। जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो यह बन गया Na+। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, इसलिए Ca+2 के रूप में ये पाया जाता है। इसके अलावा ऋणायन या एनायन है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तब उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज जिस पर भी है उसका कहने का मतलब हुआ उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। और प्लस का अर्थ हुआ जितना प्लस है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम ही इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर Cl- बना लेता है। O ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर O- बना लेता है। इसके बाद है आयनिक यौगिक। वे यौगिक जो धनायन और ऋणायन के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, यानी आयनों द्वारा बनते हैं, आयन जुड़ते हैं। जैसे Na+ आयन है, या Cl- है, इनसे जुड़ते हैं। Na+ क्यों बना, क्योंकि Na है उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। सोडियम के पास कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इसको अष्टक नियम के अनुसार 10 इलेक्ट्रॉन बहुत है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए त्याग देगा। क्लोरीन के पास 17 परमाणु होते हैं, इसे ऑर्गन के 18 परमाणु प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्रिया करके आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, जिसमें सोडियम और क्लोरीन 23:35.5 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। अब आयनों के उदाहरण से पहले आइए जानिए संयोजकता और बहुपरमाणुक आयन। अब बात करते हैं संयोजकता की। ठीक है, वैलेंसी की।
संयोजकता किसी परमाणु की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अन्य परमाणु से जुड़कर यौगिक या अणु बनाता है, यानी कंपाउंड बना लेता है, मॉलिक्यूल बनाता है। सरल शब्दों में किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या जो बताती है वह तत्व कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकता है, यानी उसकी जो शक्ति है, वैलेंसी क्या है, उसकी शक्ति है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं या देने हैं, यह वैलेंसी कहलाती है। यानी वैलेंसी है ना संयोजकता, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कितने दे सकता है। एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इसका आधार क्या है, संयोजकता का निर्धारण परमाणु की सबसे बाहरी परत वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से करते हैं ना। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग तत्व है, उसके परमाणु क्रमांक निश्चित होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, ऐसे करके। आप पहले 10th में था या चैप्टर बता दिया, 11th में जाकर है, तो परमाणु क्रमांक होते हैं, उसकी बाहरी कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करती है बाहरी कोश में वैलेंस परत है, वो डिसाइड करती है संयोजकता कितनी होगी। अब मान लो किसी परमाणु की बाहरी परत में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें गवा देता है। क्यों गवा देता है, क्योंकि बाहरी परत में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यह संयोजकता का नियम कहता है। इसको अष्टक नियम कहते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो देगा न लेगा, यानी वो क्रिया नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा अगर नहीं करेगा आपके, ठीक है ना, नहीं करेगा। 99% संभावना वो क्रिया नहीं करेगा। तो इसलिए किसी के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इनको किसी को दे देगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 है, तो नियोन का उत्कृष्ट गैस विन्यास है, अंदर 10 है, एक बाहर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एक तो संभावना है 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या एक दे दे। 7 लेना मुश्किल है, एक छोड़ना आसान है। इसलिए जिनके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो त्यागना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसके बजाय कि वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो उनको 7 चाहिए, 6 चाहिए, 5 चाहिए, कहाँ से लाए इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या कर देंगे, ये त्याग देंगे। इसके अलावा यदि किसी के पास 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह उन्हें प्राप्त करता है। कहने का मतलब है जिसके बाह्यतम कक्ष में संयोजक कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 6, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में, इसको त्यागना मुश्किल है। किसको देता है फिर, यार मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन ले लो कोई, इससे अच्छा ही 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसलिए जिसके पास 5 है वो 3 ले लेगा, जिसके पास 6 है वो 2 ले लेगा, 7 है वो 1 ले लेगा, ठीक है, तो वो प्राप्त करते हैं। यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उन्हें साझा करता है, ना तो किसी को देता है न लेता है। जैसे इसका तगड़ा एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन से कार्बन जुड़कर मेथेन बना लेता है, जिसको कहते हैं CH4। यह साझे से बनता है, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन साझा कर लेता है। हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन हो गए, कार्बन के चारों, हर कार्बन का 1 1 इलेक्ट्रॉन इसको हो गया, यहाँ पर 2 बंद बन गया 1, ठीक है ना, तो ये साझा कर लेता है। और जिनकी बाहरी परत पूर्ण होती है, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन जैसी गैसें होती है, ठीक है ना, तो उनकी संयोजकता 0 है। 0 क्यों है, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता को लेना देना नहीं है, उनकी संयोजकता 0 है। ना तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, वो अपने आप में मस्त है। सारा झगड़ा क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का, पहले से तो वो क्यों लड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यार मैं इसको 6 दे दूँ और इसे 6 ले लूँ, कोई मतलब नहीं है, वो उतने ही रहेंगे। अब है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी, इसलिए इसके पास, यानी कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने चाहिए या कितने देगा। हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देगा या क्या करेगा, ये कार्बन जैसे के साथ क्या साजित कर लेगा, तो इसकी संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए संयोजकता 2 है। नाइट्रोजन इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 7 परमाणु क्रमांक होते हैं, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की कमी, इसकी संयोजकता 3 हो गई। कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दे भी सकता है ले भी सकता है, ये साझा भी कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लेगा तो भी 4 चाहिए, देगा तो भी 4 चाहिए, तो इसकी संयोजकता क्या है, 4 है। ये साझा कर सकता है, किसी को दे सकता है, किसी ले सकता है, तीनों काम कर सकता है कार्बन। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये गवाता है, इसकी संयोजकता 1 है। अब बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, तो वे आयन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और उन पर संपूर्ण आवेश या ऋणावेश होता है। यानी कि 2 या अधिक परमाणु से मिलकर बने हैं, एक परमाणु नहीं होगा, 2 परमाणु होंगे उनमें या अधिक परमाणु होंगे, उन पर संपूर्ण आवेश होता है। इसके अलावा उन पर क्या माइनस या प्लस चार्ज भी होता है, ठीक है। ये आयन सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, लेकिन पूरे समूह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता होने से आवेशित हो जाते हैं। कहने का मतलब हुआ 2 परमाणु में A और B जुड़े हुए हैं, इनके बीच सहसंयोजक बंध है, इन बंध में जितने इलेक्ट्रॉन है आपस में इसने बांट लिए, लेकिन इन पर चार्ज होता है, किसी पर -2 होता है। जो -2 चार्ज होता है अकेले पर नहीं होता, इन दोनों पर होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, अभी समझ आएगा। हाइड्रोक्साइड आयन है, O और H है, इस पर एक माइनस है, माइनस इस हाइड्रोजन पर नहीं, इस पूरे पर है। बहु परमाणु यानी 2 परमाणु से 1 से ज़्यादा है, 2 या 2 से अधिक,
दूसरा इन पर चार्ज है, या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ज़्यादा होगी। ये दो इनकी विशेषता होती है। ये अमोनियम आयन NH4 प्लस है, तो ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस सभी पर है। और ये NH4 एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन से मिलेगा। यही मैंने कहा था वो परमाणु का परमाणु 2 से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक, और चार्ज पूरे पर होता है। सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, जो भी चार्ज होगा पूरे पर होगा, ठीक है। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। अब है आयन और इनके संकेत। तो एक संयोजी आयन होते हैं Na प्लस, K प्लस, Ag प्लस, Cu प्लस, H प्लस, Cl माइनस, Br माइनस। एक संयोजी यानी एक, या तो इनको एक इलेक्ट्रॉन लेना है या एक देना है, वो एक संयोजी यानी जिनकी संयोजकता एक है वो एक संयोजी आयन कहलाएंगे। और एक संयोजी में कौन आते हैं, जिनको या तो एक इलेक्ट्रॉन देना है Na प्लस, K प्लस प्लस वाले, Cu प्लस, या एक इलेक्ट्रॉन लेना है जैसे Cl माइनस, Br माइनस या H माइनस भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। द्विसंयोजी आयन क्या होंगे, जिन्हें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करना है, जिनकी संयोजकता 2 है, Mg+2, Ca+2, Zn+2 या O2 माइनस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी को देने हैं। त्रिसंयोजी Al+3, N3 माइनस, Fe3, ठीक है। तो इस तरह होते हैं, इनकी संयोजकता डिसाइड होती है, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। Na+ का मतलब ये हुआ कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, ठीक है। Na है, Na बन गया तभी बना Na+, और O माइनस में अर्थ हुआ इसको इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये किसी से इलेक्ट्रॉन माइनस वाले किसी से लेंगे, प्लस वाले किसी को देंगे। समझे कुछ? जैसे Na है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब Na+ बनता है, ठीक है। Cl है, ये जब इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा तब Cl- बनेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये चार्ज आता है और ये देने के बाद चार्ज आता है, ठीक है। अब बहुपरमाणु आयनों की चर्चा पहले ही कर चुका है, हम यौगिकों के सूत्र लिखेंगे। अब तीसरा इसमें सेगमेंट था बहुपरमाणु आयन, जिसकी चर्चा हमने ऊपर थोड़ी देर पहले कर ली, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा यौगिकों के सूत्र लिखना, ठीक है। तो यौगिकों के सूत्र हम लिखेंगे। तो यौगिकों के सूत्र लिखने के पहले नियम है, आयन पहचानें। जैसे धातु आयन है, धातु धनायन होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, धातु ऋणायन होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। इसके अलावा आयनों के आवेश लिखे, वैलेंसी लिखे, Na+, Mg+2, Al+3, Cl माइनस, यानी कि Na+ का मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसके नीचे लिख देंगे 1 वैलेंसी, Mg+2 की 2 हो गई, Al+3 की 3 हो गई। इस तरह वैलेंसी इनकी लिख देंगे, माइनस चार्ज है चाहे प्लस चार्ज है। अब इनके आवेश बराबर करें, क्रॉस विधि, धनायन व ऋणायन के आवेश को क्रॉस करके लगाए, यदि संभव हो तो सरल अनुपात में लिखे। सूत्र में पहले धनायन फिर ऋणायन लिखे। यौगिकों के सूत्र तत्वों की संयोजकता के आदान प्रदान द्वारा लिखे जाते हैं, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। यानी मान लो एग्जाम्पल समझ लूँगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये बना है H2S, इसका सूत्र कैसे है, ये 2 से बना, एक तो इसमें होता है H+, एक होता है S2-। तो इसकी जो वैलेंसी है वो इसके सर जाएगी, चार्ज नहीं जाएगा। S2 का अर्थ है 2 इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी है ना संयोजकता 1 है, तो इसकी टोपी इसके सर यानी क्रॉस कर देंगे, इसको यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका ना हाइड्रोजन तो हो जाएंगे 2, सल्फर हो जाएगा 1। S क्यों हुआ 1? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी। H2 क्यों हुआ? क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 थी। प्लस माइनस कुछ भी हो या वैलेंसी लेनी है, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 सूत्र होगा, क्योंकि Al+3 है, एल्यूमिनियम की +3 है, वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, O2 - 2 हो गई, तो 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम पर जाएगी और एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन पर जाएगी, ये Al2O3 सूत्र हो गया। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। कैसे हुआ? क्योंकि CO3 पर 2 - CO3 की 2 वैलेंसी है और सोडियम की 1 वैलेंसी है, एक वैलेंसी जाएगी CO3 पर, CO3 की 2 हो जाएगी इस पर, इसलिए Na2CO3 हो गया। इसी तरह कैल्शियम वो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 OH हाइड्रोक्साइड पर जाएगी और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, इस पर जाएगी, इसलिए Ca1OH2 है ना, CaOH2 सूत्र हो गया। इसी तरह अमोनियम सल्फेट आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। NH4+ है, ये 4+ नहीं, NH4 एक पूरा, ठीक है ना, बहुपरमाणु होगा, इस पर कितना है वैलेंसी 1 है, इसकी +1, तो इसकी NH4 की वैलेंसी 1 SO4 पर जाएगी और SO4 पर 2 - इसका जो चार्ज है वो इसकी वैलेंसी है, तो इस पर जाएगी, इसलिए NH4 की होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है
आणविक द्रव्यमान, किसी अणु के सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान का सूत्र होता है सिग्मा यानी टोटल परमाणु की संख्या गुणा परमाणु द्रव्यमान। कितने परमाणु है और उनका परमाणु द्रव्यमान कितना है। जैसे सरल उदाहरण दूं, अभी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे H2O में एक हाइड्रोजन है, कितने, एक हाइड्रोजन का एक होता है द्रव्यमान, कितने हाइड्रोजन है, दो से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 2। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन एक ही है, इसलिए 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 16। तो इसका 16, इसका 2, 18, तो इसका आणविक द्रव्यमान जल का हो गया 18। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन परमाणु का कितना होता है 12, यहाँ पर कार्बन एक ही है इसलिए 1 से गुणा हो जाएगी। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से गुणा हो जाएगी 32, तो 12 + 32 जोड़ देंगे तो 44 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इसके बाद है सूत्र द्रव्यमान। तो किसी यौगिक के एक इकाई सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग ही सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। यह आणविक द्रव्यमान की तरह होता है, बस सूत्र द्रव्यमान शब्द का प्रयोग आयनिक यौगिकों के लिए करते हैं। जैसे आयनों से जुड़कर बनते हैं, Na+Cl NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड है, KCl है। इन जैसे आयनिक यौगिकों के लिए हम सिर्फ नाम देते हैं सूत्र द्रव्यमान, और कुछ नहीं है, आणविक द्रव्यमान की तरह ही ये होता है। जैसे NaCl है, Na का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23, Cl का होता है 35.5, जोड़ दो दोनों को तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान होगा वो 58.5 आ जाएगा। इसी तरह Na2SO4 है, Na अकेले का 23 होता है, 2 दे रखे इसलिए 2 से गुणा कर दो 23 को, 46 हो गया। सल्फर 32 होता है, अकेला सल्फर है, ऑक्सीजन के 4 दे रखे हैं, 1 का 16 होता है, 4 का 64 हो गया, तो 46, 32, 64 जोड़ दो तो Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान होगा, सूत्र द्रव्यमान होगा 142। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।